हाँ जी बेटा। तो आज हम लोग जो मिले हैं वो मिले हैं इंडियन इकोनॉमी के थर्ड लेक्चर के लिए, यानी कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसका है आज लेक्चर नंबर 3। चलिए, तो लेक्चर नंबर 1 और 2 में, सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने जाना था कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर क्या कैसे आपको करना है, क्या इसके अंदर का फॉर्मेट क्या रहेगा, आपके पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। लेक्चर नंबर 2 में हमने जाना था एग्रीकल्चर के ऊपर, और आज जो जानेंगे वो जानेंगे बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर से एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में 3 ऐसा पोर्शन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक फॉरेन ट्रेड का, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और एक एग्रीकल्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल से क्वेश्चन कम है मार्केट में, अगर देखा जाए बोर्ड के हिसाब से, अगर देखा जाए तो कम है। इन 3 सेक्टर से ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। चलिए, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहला जो हम लोग को आज पॉइंट करना है वो करना है कोलैप्स ऑफ इंडियंस वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट। इंडस्ट्री ड्यूरिंग ब्रिटिश। अच्छा टॉपिक है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट एक उस समय का बहुत फेमस इंडस्ट्री था हमारे यहाँ पे, तो इसीलिए इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते सर, कि आप हैंडीक्राफ्ट को इग्नोर करके इस चैप्टर के अंदर आगे फर्दर चल जाए। तो आइए जानते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या था। तो देखिए, प्रायर टू ब्रिटिश रूल अगर मैं बात करूं, प्रायर टू ब्रिटिश रूल अगर बात कही जाए तो इंडियाज हैंडीक्राफ्ट वाज वर्ल्ड वाइड फेमस। कोई जवाब ही नहीं था यार, हमारे यहाँ के क्राफ्टमैन का कोई जवाब नहीं था। क्राफ्टमैन मतलब हो गए वो लोग जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वो इतने होनहार लोग थे, इतने बड़े कलाकार लोग थे कि उनके हाथों के द्वारा बनाए गए चीजों का ना पूरे विश्व भर में ढिंडोरा पीटता था, बुलवाला था, इन शॉर्ट बोला जाए। लेकिन इस हैंडीक्राफ्ट के ऊपर ब्रिटिशर्स ने बहुत ही गंदा हथौड़ा मारा, चकनाचूर करके रख दिया इस हैंडीक्राफ्ट। और जहां पे हमारे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट इतना फेमस था, उसको पल भर में ब्रिटिशर्स ने बेटा रौंद के रख दिया। क्योंकि इसको रौंदना जरूरी भी था, अगर उनको राज अगर करना था हमारे ऊपर, तो जहां जहां हमारा लीडिंग हैंड था, जहां जहां उनसे हम बहुत आगे थे, उन उन सारे सेक्टर्स को उनको हमारा दबाना ही जरूरी था, तभी तो वो रूल कर पाते।
तो एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने कैसे दबाया ये हमने लास्ट क्लास में जाना था। आज जानना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट को कैसे उन्होंने दबाया। तो सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपको बताऊं। देखिए, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो थे वो थे तो बहुत लार्ज बेसिस, फेमस भी हम बहुत थे, लेकिन इसमें हैंडीक्राफ्ट में ना दो गलतियां हम शुरुआती दिन से करते चले गए। यानी जो हमारी गलतियां थी जिसका फायदा उन्होंने उठाया वो क्या था कि एक तो हमारे बनाए गए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो थे वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थे, लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा था उस समय। दूसरी बात, ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थे, लेस अट्रैक्टिव। यानी बनाने को तो हम बहुत कुछ बना लेते थे हाथों से, लेकिन उसमें वो अट्रैक्शन नहीं होता था। अब ब्रिटिशर्स ने इन्हीं दो गलतियों का फायदा उठा लिया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने चौपट किया, आइए जानते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने दो काम किए बेटा हैंडीक्राफ्ट को एलिमिनेट करने के लिए। यानी कि टू एलिमिनेट handicraft, Britishers adopted two techniques, जिसमें सबसे पहला जो था वो ये था कि they had introduced machine made product। और दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो था उसे उन्होंने इकोनॉमिकल कर दिया। यानी जहां पे हैंडमेड प्रोडक्ट 100 रुपए के थे, वहां पे मशीन मेड प्रोडक्ट्स उन्होंने 70 का कर दिया, 50 का कर दिया। अब मशीन मेड प्रोडक्ट्स आने से हमारी लंका लग कैसे गई? तो लंका इस प्रकार लगी कि जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे, और ऊपर से उनके प्रोडक्ट्स हमारे प्रोडक्ट के मुकाबले इकोनॉमिकल भी थे। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों बातों के ऊपर नोटिस करके अपने बनाए गए प्रोडक्ट्स को ही खरीदना कम कर दिया, और हम जाते चले गए, डिपेंडेंट होते चले गए उनके बनाए गए मशीन मेड प्रोडक्ट्स। यानी कि जैसे ही आपने मशीन मेड प्रोडक्ट्स का डिमांड इंक्रीज कर दिया, हैंडीक्राफ्ट जो था वो डाउनफॉल पे आ गया। यानी अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि कॉलोनियल रूल के अंदर, नोट करके लिख ही देता हूं मैं ये बात, कि कॉलोनियल रूल के अंदर हैंडीक्राफ्ट को कैसे अबॉलिश किया गया, कैसे हटाया गया रास्ते से, तो उसमें आपको दो बातें लिखनी है सिर्फ। पहली बात कि मशीन मेड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए, और दूसरा मोर इकोनॉमिकल as compared to handmade product। चलिए, तो ये तो हमने जान लिया कि प्रायर टू ब्रिटिश रूल हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड फेमस था,
बाहर बाहर से लोग हमसे आकर अपना प्रोडक्ट मंगवाते थे, बनवाते थे, और हम पूरे विश्व भर में फेमस थे। और उसके बाद फिर हमने ये जाना कि ब्रिटिशर्स ने आके हमारे हैंडीक्राफ्ट के ऊपर लंका लगाई कैसे। तो उन्होंने दो चीजों का इस्तेमाल कर लिया, वही दो चीज हमारे ड्रॉबैक्स चल रहे थे। पहला कि मशीन मेड प्रोडक्ट बनाने से उनके प्रोडक्ट ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए, प्लस उन्होंने कॉस्ट बहुत कम रखा था, यानी कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जो थी, वो कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट जो थी वो बहुत कम थी, जिसके वजह से उनके प्रोडक्ट सस्ते भी मिले और अट्रैक्टिव भी मिले। तो ये दो वो पॉइंट्स उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, जिसके बाद हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो थे उसका एबॉलिशन होना शुरू हो गया और मार्केट से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट ही कर दिया उन्होंने। सोचो हाउ स्ट्रॉन्ग दे वर। अब बात ये आती है कि सर एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो। सर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के एलिमिनेट होने के बाद, एबॉलिश होने के बाद उसका इफेक्ट क्या गिरा हमारे ऊपर। तो आओ जानते हैं कि व्हाट वाज द इफेक्ट, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ decline of country world famous handicraft industry। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ, उसका इफेक्ट क्या गिरा हमारे कंट्री के ऊपर। तो सबसे पहली बात ऑब्वियस है कि जो लोग इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, और दूसरी बात, हमारे इंडिया के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की डिमांड थी उसमें हमने एक नया चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड देखा। तो ये दो मेन वो इफेक्ट गिरे हमारे कंट्री के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के एलिमिनेट होने के बाद। और वो दो इफेक्ट क्या थे। पहला इफेक्ट, इट क्रिएटेड मैसिव, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद यही एक इंडस्ट्री था हमारे हाथ में जिसके अंदर बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे। तो इट क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। दूसरा, इट ऑल्सो क्रिएटेड न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। इन इंडियन मार्केट। और न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड क्या था। तो न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड था बेटा हमारा, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड था बेटा हमारा मशीन मेड प्रोडक्ट के टूवर्ड्स। चल, अब उन्होंने ऐसा किया क्यों था यार, सोचने वाली बात हो जाती है कि सर एक बात बताओ ना। मैंने कहा पूछो। सर राज तो उन्हीं का था हम पे। मैंने कहा बिल्कुल। सर जो हम कमाते उसके ऊपर पैसा तो वही लेकर जाते। मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करने की बजाय उसको गिराने की कोशिश की। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
लास्ट क्लास में मुझे एक बच्चे ने पूछा भी है ये क्वेश्चन कि सर जब हमारे इंडिया से उन्हीं को बेनिफिट होता है तो फिर उन्होंने हमें ऊपर लाने की जगह नीचे क्यों गिराया। उसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है बेटा कि देखो अगर हम उठते, माने कि वो भी उठते हमारे साथ, हमारे इनकम बढ़ने से उनका इनकम भी बढ़ता, लेकिन बेटा अगर हमारी इनकम अगर बढ़ जाती तो हम उनके कंट्रोल में आते कैसे। उनका तो मेन मकसद यही था ना बेटा कि हमारे इनकम को ठप करें ताकि हम उनके इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। उनका तो सोच ही यही था कि हमारे ऊपर राज करना। उनका ये सोच नहीं था कि हमारे साथ साथ उनको भी आगे ऊपर बढ़ना। उनका सोच ये था कि हमें कैसे नीचे लेकर आए और खुद को कैसे हमारा डिक्टेटर बना सके। यानी उनका जो मोटो था वो ये था कि हमें अपना कॉलोनी बनाना चाहते थे। कॉलोनी का मतलब याद है आपको, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था। कॉलोनी का मतलब होता है वो एरिया, वो कंट्री जो अपने रिसोर्सेस को ही अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम पे पैसे होते, अगर हम वेल टू डू हो जाते तो वो कभी भी हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते। इसीलिए जितना भी हमारा मेन हैंड्स था सबको उन्होंने काटना शुरू किया। तो यहाँ पर जो आपका डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट था उसको करने के पीछे रीजन क्या था, सबसे बड़ी बात। तो इस पॉइंट को हम लोग जानते हैं कुछ इस तरह से, टू फोल्ड मोटिव behind de-industrialization। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब कि हमारे इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के पीछे क्या मोटिव क्या था उनका। तो बेटा दो मोटिव थे और दोनों के दोनों बड़े ही खतरनाक। यानी कि हमारे यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाने के पीछे उनका मोटो क्या था। तो उनका मोटो था दो। पहला, वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो वर्क एज एन एक्सपोर्टर करे ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि अगर हम इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स हो जाते तो फिर हम पे राज करना पॉसिबल ही नहीं होता। हम पे राज करना पॉसिबल ही नहीं होता। कैसे पॉसिबल होता? अगर हम सस्ता सामान मंगवाते, क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता होता है, फाइनल गुड महंगा होता है। तो अगर हम सस्ता चीज मंगवा के महंगा चीज अगर बाहर बेचते तो हमारा कभी इकोनॉमिक पोजीशन खराब ही नहीं होता। तो इसीलिए इकोनॉमिक पोजीशन को खराब करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाओ, यानी कि सस्ता सामान इससे बिचवाओ और महंगा सामान इंडिया को खरीदवाओ। तो सबसे पहला जो इनका टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो ये था कि वो चाहते थे कि इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाए, और दूसरी बात, फाइनल गुड के लिए हम इंडियंस जो है वो ब्रिटेन के मार्केट के ऊपर डिपेंड हो जाए। क्योंकि अगर हम उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि वो किसी भी रेट पे हमें कैसे भी सामान बेचें, खरीदना हमें उन्हीं से पड़ेगा। तो ये टू फोल्ड मोटिव में जो पहला मोटिव था वो ये था कि दे वांट, अब दे का मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स। दे वांट इंडिया टू वर्क एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। और दूसरा, दे वांट इंडिया टू गेट डिपेंडेंट on final goods made by British market। ये था बेटा उनका सोच।
और इसी सोच के साथ साथ उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ऑर्गेनाइज करवाना शुरू करवाया। तो अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या व्हाट वर द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उसके अंदर आपको ये 2 पॉइंट से ही लिखने हैं। चल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, शॉर्टफॉल of industrial policy pursued by British colonial administration। यानी कि जो ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थे हमारे लिए, वो क्या थे, क्या चौपट पॉलिसी बनाया था हमारे लिए कि सुनने के बाद तो मन करता है कि खून कर दिया जाए। भट्टा बैठा के रख दिया था बेटा, इंडिया का ना भट्टा बैठा के रख दिया था। और उसके बाद फिर भट्टा बैठाया आजादी के बाद हमारे राजनेताओं ने। चल तो क्या क्या भट्टा उन्होंने बैठाया था बेटा, क्या क्या उन्होंने कांड कर दिया हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ, आइए जानते हैं। सबसे पहला तो उन्होंने भट्टा बैठाया बेटा कि बहुत ही स्लो प्रोग्रेस हो गया मॉडर्न इंडस्ट्री का। मतलब मॉडर्न इंडस्ट्री जिस हिसाब का होना चाहिए था उसमें ग्रोथ आने ही नहीं दिया, इतना स्लो ग्रोथ कर दिया कि लगभग वो नो ग्रोथ के बराबर आ गया। यानी कि इंडिया जो उस समय जब आए थे तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसे हुआ करते थे, मतलब जहां पे वर्ल्ड वाइड हम लोग फेमस थे, उसका बेटा इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही बैठा के रख दिया। और जो मॉडर्न इंडस्ट्री हम लोग अपने टाइम के हुआ करते थे, उस मॉडर्न इंडस्ट्री में स्लो प्रोग्रेस करवा दिया, वेरी स्लो ग्रोथ करवा दिया। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि शॉर्टफॉल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी परस्यूड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इनके 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 ये ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश के कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने इंडिया का क्या इंडस्ट्री के अंदर भट्टा बैठाया, तो सबसे पहला आया स्लो प्रोग्रेस, that is modern industry remained very slow, almost to null, that is zero। पहला। दूसरा, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। देखिए मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे ना, उनको कहते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, समझे। तो मशीनरी तो देने ही नहीं चाहते थे वो, मशीन दे देंगे तो हम सामान नहीं बना देंगे, फाइनल आउटपुट नहीं बना देंगे, फाइनल आउटपुट बना देंगे तो महंगे सामान नहीं बेच देंगे। तो इन सब चीजों से क्या था, उनको बचना था बेटा, उनको बचना था। तो जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होते हैं ना, जहां पे रॉ मटेरियल्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो दिया ही नहीं हमें। यानी कि बेटे तुम जब भी करोगे एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल के तौर पे ही काम करोगे, सामान नहीं बनाने देंगे। क्यों सामान नहीं बनाने देंगे, क्योंकि अरे तुम सामान बनाओगे तो हमारे ब्रिटेन के मार्केट के इंडस्ट्रीज वाले क्या करेंगे, है तुमसे सामान खरीदेंगे, पागल हो गए हो क्या। हमें तो अपने ग्रेट ब्रिटेन को ऊपर लेके जाना है, लॉन्ग लिव को ऊपर लेके जाना है,
हमें अपने क्वींस को ऊपर लेके जाना है, हम तुम्हें ऊपर नहीं आने देंगे। कैसे आने दे देंगे? अच्छा, पागल लगा के रख लियो। तो इसीलिए बेटा कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में लैक आ गया, यानी कि हम सामान बनाने लायक नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने लायक ही रह के बैठे। तीसरा, अब ये तो ऑब्वियस है कि जब इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर स्लो रेट आ गया ग्रोथ का, एग्रीकल्चर सेक्टर तुमने भट्टा बैठा ही दिया, तो क्या उम्मीद करते हो तुम्हारे कंट्री का जीडीपी कैसा जाएगा? बहुत स्ट्रांग जाएगा। अरे जाने देंगे ही नहीं वो, क्योंकि तुम्हारे कंट्री का अगर जीडीपी स्ट्रांग हो जाएगा तो तुम कॉलोनियल कैसे रहोगे, तुम उसके नीचे काम कैसे करोगे, वो तुम पे डिक्टेट कैसे करेंगे? तो तुम्हारे कंट्री का जो जीडीपी ग्रोथ था ना बेटा, तुम्हारा क्या बेटा, मेरा भी तो कंट्री था, तो लो ग्रोथ ऑफ जीडीपी हो गया बेटा, लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी। तो ये वो सारे के सारे ड्रामेटिक चीजें थी बेटा जो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर देखा। तो बेटा अभी की पहला जो मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो ये बताया है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो इंडिया का वर्ल्ड वाइड फेमस था बिकॉज ऑफ दिस हैंडीक्राफ्ट, दिस हैंडीक्राफ्ट। और हैंडीक्राफ्ट हम फेमस थे बेटा, और बहुत फेमस था हमारा हैंडीक्राफ्ट, और इसी के ऊपर उन्होंने सबसे पहले हथौड़ा मारा बेटा, अपने कब? ब्रिटिश रूल के अंदर। हाँ, प्रायर टू ब्रिटिश रूल हम लोग को देखना है बेटा कि प्रायर टू ब्रिटिश रूल क्या थे। प्रायर टू ब्रिटिश रूल का मतलब हो गया कि भैया उस समय हैंडीक्राफ्ट जो थे ना बेटा वो वर्ल्ड वाइड फेमस थे, कहाँ के लोग आके हमसे सामान बनवा के जाते थे, हमारे हाथों के सामान को यूज करने के लिए मरे रहते थे। इतना सॉलिड कारीगर था हमारे यहाँ का, यानी कि वहां के हमारे इंडिया के क्राफ्टमैन। क्राफ्टमैन का मतलब वो इंसान जो अपने हैंड से प्रोडक्ट्स बना रहा है। अच्छा, एलिमिनेट करने के लिए हैंडीक्राफ्ट को ब्रिटिशर्स ने क्या किया बेटा? दो टेक्निक्स अडॉप्ट कर लिए। ये वही दो टेक्निक्स थे, ये वही दो चीजें थी जो हमारे यहाँ पे ड्रॉबैक्स चल रही थी हमारे। पहला कि हमारा प्रोडक्ट कॉस्टली भी था, दूसरा अट्रैक्टिव नहीं था, तो उन्होंने अट्रैक्टिव भी बना दिया और इकोनॉमिकल भी बना दिया। अट्रैक्टिव कैसे बना दिया भैया? मशीन मेड प्रोडक्ट्स को यूज कर। मशीन मेड प्रोडक्ट्स बनने से प्रोडक्ट क्या हो गया? अट्रैक्टिव हो गया, प्लस उसकी कॉस्ट कम हो गई, तो वो इकोनॉमिकल भी हो गया। दूसरी बात, कॉलोनियल रूल के अंदर हैंडीक्राफ्ट को एबॉलिश करने के लिए वही दो बातें हैं कि मशीन मेड प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू हैंड मेड प्रोडक्ट्स। इसके होने से हमने इफेक्ट क्या देखा? हमने इफेक्ट देखा कि डिक्लाइन ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट हुआ बेटा, और उसके बाद फिर और क्या देखा कि इसके होने के वजह से दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई। पहला कि मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया हमारे कंट्री के अंदर, दूसरा न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड आ गया था बेटा इंडियन मार्केट के अंदर। चल, टू फोल्ड बिहाइंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या क्या था उनके डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाने के पीछे? तो सबसे पहले वो चाहते थे कि इंडिया किस पर काम करे? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा, दे वांट इंडिया टू गेट डिपेंडेंट ऑन व्हाट? ऑन फाइनल गुड्स। कौन से फाइनल गुड्स? वो फाइनल गुड्स जिसको ब्रिटिशर्स अपने मार्केट में बनाया करते थे। उसके बाद फिर हमने जाना कि इसके ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमने क्या क्या फेस किया। तो स्लो प्रोग्रेस हुआ हमारा मॉडर्न इंडस्ट्री का, ऑलमोस्ट नल और जीरो के बराबर हो गए थे हम। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स, मशीन नहीं थे हमारे पास कि हम सामान को आउटपुट में जनरेट कर सकें। और तीसरा, लो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। देखो ऐसा ही कुछ करने के बाद चाइना ने भी सोचा था इस चीज को करने के लिए। आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा
कि इंडिया में चाइनीज प्रोडक्ट को बहुत हद तक बैन कर दिया गया। उसके पीछे रीजन यही था बेटा कि चाइनीज प्रोडक्ट जो थे वो हमारे इंडियन मार्केट को कैप्चर करते चल रहे। धीरे 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 जैसे अजगर निकलता है ना अपने खाने को, वैसे ही चाइनीज भी क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रीज थे उनको खाते चल रहे थे बेटा। धीरे 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 निकलते चल रहे थे। तो एंड मौके पे हमारे सरकार की आंख खुल गई, जिसके बाद उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट को हमारे यहाँ बहुत हद तक बैन कर दिया बेटा कि नहीं, चाइना का माल नहीं बेचोगे, रस्ते का माल सस्ते में वाला कॉन्सेप्ट था उनका। ठीक है, हमें आदत दिलवा गए। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ऑलमोस्ट हम उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। अभी भी बहुत हद तक है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया, अभी बहुत हद तक है। आप यही देखो ना कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स के फोन है वो आप लोग लेना पसंद करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के फोन आप लोग लेना पसंद करते हैं, इंडिया का फोन क्यों नहीं लेना पसंद करते? अब वही वाली बात है कि इंडियन फोन जो होते हैं बेटा वो लेस अट्रैक्टिव है, प्लस उतना कॉस्ट लगता है, तो हम लोग सोचते हैं चल ना इतने पैसे में लगा कि हम कोई नया फोन नहीं ले लेंगे अच्छा से। यही चीज उस समय भी था बेटा, बस ये चीज आपने अब चाइना के मार्केट में देखा है, उस समय ब्रिटेन के मार्केट में। चल चलिए बेटा, तो अगला टॉपिक आज का causes responsible for decay of Indian handicraft। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का पूछा जाता है, और ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग हमेशा ही पूछा जाता है बेटा। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। और 3 नंबर तो ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी 4 भी पूछ लिया जाता है बेटा। ठीक है, चल आई। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका कंपटीशन। और कंपटीशन बड़ा सिंपल है बेटा, किसके साथ कंपटीशन था हमारा? इंडिया was facing competition of handicraft with Britishers machine made प्रोडक्ट। और मशीन मेड प्रोडक्ट्स के साथ हम compete नहीं कर पाए, नहीं कर पाए प्रभु, नहीं कर पाए। रीजन रीजन तो इसमें एक एड याद रख लीजिएगा बेटा, बढ़िया है क्वालिटी, दाम है कम। सुने होगे बेटा ये एड, वीको टर्मरिक का, वही चीज किया था इन्होंने, वही चीज किया था इन्होंने। बढ़िया क्वालिटी कम दाम पे बेच दिया, जिसके वजह से इन्होंने इंडियन मार्केट को हिला कर रख दिया। चलो, कंपटीशन का पॉइंट हुआ यहीं पे खत्म। पॉइंट नंबर 2, चेंज इन डिमांड पैटर्न। चेंज इन डिमांड पैटर्न, हाँ सर, ये तो आपने पहले ही कह रखा है कि चेंज इन डिमांड पैटर्न हो गया। और चेंज इन डिमांड पैटर्न हो गया का मतलब है
कि इंडियन मार्केट, नॉट इंडियन मार्केट, इंडियन कंज्यूमर फोकस्ड on purchasing Britishers product more and handicraft product demand was reducing day by day. चलो अब जो मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूं ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है, इसी का पॉइंट नंबर 3 है, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे। देखो ऐसे तो रेलवे खुद में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, 5 नंबर में बहुत बार पूछा भी जाता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा छोटा मार्केट समझने के लिए ये कर लेते हैं कि इंडिया में ब्रिटिशर्स अपने माल को अच्छे तरह से लेकर आ सके और रैपिडली लेकर आ सके, लगातार लेकर आ सके, कम टाइम पर लेकर आ सके, इसीलिए उन्होंने क्या किया, रेलवे को इंट्रोड्यूस कर, ताकि ब्रिटेन से इंडिया में लाने में उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आए। बिकॉज रीजन क्या था कि इंडियन मार्केट जो था वो बहुत बड़ा मार्केट था, तो यहाँ पे अगर डिमांड अगर फुलफिल नहीं हो पाएगा ना तो लोग उस डिमांड को बाद में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस कमोडिटी को बाद में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए वो गैप ना आए सप्लाई और डिमांड के बीच में, इस वजह से डेवलपमेंट ऑफ रेलवे कर दिया गया, सो दैट ब्रिटेन से इंडिया में सामान इजिली आ सके, कम टाइम पे आ सके और वो सप्लाई का शॉर्टेज ना हो किसी भी तरह। चौथा, disappearance of princely court। पहले जब ब्रिटिशर्स नहीं हुआ करते थे तो राज दरबार हुआ करते थे बेटा, जिनमें राजा नवाब ये बैठा करते थे। तो राजा और नवाब जो थे ना उस समय के, वो अपने प्रजा के प्रति सोच लेते थे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बार की जगह अगली बार दे देना बेटा लगा, अच्छा घर संसार चलाने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, महामंत्री इस इंसान को इतने पैसे दे दे। तो राजा दरबार जब होते थे बेटा, राज दरबार जब होते थे तो प्रजा भी होती थी और प्रजा को सुना करते थे उस समय, तो प्रजा परेशान नहीं होती थी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस प्रिंसली कोर्ट का ही एलिमिनेशन कर दिया कि बेटा ना राजा तुम रहोगे, ना दरबार तुम्हारा लगेगा और ना तुम कोई प्रजा को हेल्प कर पाओगे। तो याद रखना कि राज दरबार को भी क्या किया गया, राज दरबार गुटका नहीं बोल रहा हूं बेटा, राज दरबार मतलब राजा का दरबार, ठीक है। तो डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट का मतलब हो गया कि जो पहले के नवाबों के राज दरबार हुआ करते थे, राजा महाराजाओं के राज दरबार हुआ करते थे, उसको खत्म कर दिया गया, उस सिस्टम को हटा दिया गया, क्योंकि अगर राजा महाराजा अगर बीच में रहेंगे तो प्रजा कहीं ना कहीं से हेल्पफुल हो जाएगी बेटा, तो प्रजा को तो हेल्पफुल नहीं होने देना ना, प्रजा को तो ब्रिटिशर्स अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहते थे, तो इसीलिए डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट करवा दिया गया। और बेटा पांचवा, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टैरिफ पॉलिसी। देखो ब्रिटिशर्स खाली ज्यादा दिमाग नहीं बल्कि चंट भी हद से ज्यादा थे बेटा, एकदम चंटू किस्म के थे ये लोग। और चंटू किस्म के क्यों थे, ये उसके पीछे रीजन क्या है
कि इन्होंने बोला कि अगर आप हमसे इंपोर्ट करोगे ना तो टैक्स पॉलिसी कम कर देंगे आप, लेकिन बेटे अगर तुमने कोई एक्सपोर्ट अगर कर दिया तो तुम पे एक्सेसिव टैक्स बर्डन इंपोज कर देंगे। लो भाई, रगड़ के रख दिया, दिमाग हिला कर रख दिया कि भैया सामान बेचने पे टैक्सेशन बर्डन बढ़ जाएगा। बेचो, कैसे बेचते हो हम भी तो देखें, हम भी तो देखें। अगर बेचोगे तो टैक्स तो तुम्हारे ऊपर इंपोज कर देंगे, और जैसे टैक्स इंपोज करेंगे बेटे इतना हाई ड्यूटी इंपोज करेंगे कि सामान बेचने से ही थर थर कांपना शुरू कर दो। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ टैरिफ पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्सेशन पॉलिसी, टैरिफ पॉलिसी जो है उसको हम टैक्सेशन पॉलिसी कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो टैक्सेशन पॉलिसी था वो भी बिल्कुल इन्होंने चंटू की तरह बनाया था, चंट वाला दिमाग लगा के बनाया था कि हम मार्केट में जाकर सामान बेचने लायक रहे ही नहीं, ना सामान बेचेंगे, ना कोई ब्रिटिश के मार्केट में कोई कंपटीशन रहेगा। बेटा खरीदना है तो हम ही से खरीदोगे, अपना बेचने जाओगे टैक्स इतना लगा देंगे कि खुद थर थर कांपना शुरू कर दो। सो दिस इज हाउ आपने एंड किया मेरे साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इनकेस इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी बच्चे को कोई भी किसी प्रकार का डाउट आता है तो प्लीज नीचे फ्लैश कर रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट को रेज कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी आपने डाउट रेज किया था, अच्छा लगा है कि हाँ रिस्पांस आपके साइड से मिल रहा है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा सही से रखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो वीडियोस में डाल रहा हूँ बेटा ये सिर्फ और सिर्फ आपके थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ही डाल रहा हूँ। चलिए